हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। डेफिनेशन: स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस इज अ कंडीशन इन विच वन वर्टिब्रल बॉडी स्लिप्स फॉरवर्ड ओवर द वर्टिब्रा बिलो इट। मतलब स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस क्या है? ये एक कंडीशन है जिसमें क्या हो जाता है, जो वर्टिब्रा होता है वो फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ स्लिप कर जाता है। इसकी एटिमोलॉजी क्या है? स्पॉन्डाइलो का मतलब है वर्टिब्रा, लिस्थेसिस का मतलब क्या है? स्लिपिंग। मतलब स्पॉन्डाइलो लिस्थेसिस क्या है? स्लिपिंग ऑफ वर्टिब्रा ओवर वर्टिब्रा। अब हम इसकी एनाटॉमी देखते हैं। ये सब तो हम जानते हैं कि वर्टिब्रल जो कॉलम होता है उसमें 33 वर्टिब्रा होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने होते हैं? 7। उसके बाद आता है थोरेसिक, उसमें कितने वर्टिब्रा होते हैं? 12। उसके बाद क्या आता है? लंबर रीजन आता है जिसमें कितने वर्टिब्रा होते हैं? 5। फिर कौन सा आता है? सैक्रम, उसमें भी 5 वर्टिब्रा होते हैं। और इसके बाद कौन से आते हैं? कॉक्सिक्स आते हैं। अब जो ईच वर्टिब्रा हैज अ बॉडी, मतलब जो हर वर्टिब्रा होता है उसमें क्या क्या होता है? एक तो बॉडी होती है, पेडिकल्स होते हैं, लमाइने होते हैं, स्पाइनस प्रोसेस होती है एंड आर्टिकुलर प्रोसेस होती है। स्टेबिलिटी इज मेंटेन्ड बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क, फेसेट जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स एंड मसल्स। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, फेसेट जॉइंट्स होते हैं और जो लिगामेंट एंड मसल्स हैं वो इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब देखते हैं जो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है उसके कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहला है कंजेनाइटल या डिस्प्लास्टिक। ये कंजेनाइटल भी हो सकता है बाय बर्थ। उसके बाद है इस्थमिक। इस्थमिक मोस्ट कॉमन टाइप है। ये किसके लिए होता है? ड्यू टू डिफेक्ट इन पार्ट्स इंटर आर्टिकुलरिस में डिफेक्ट की वजह से इस्थमिक टाइप का स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस होता है। सेकंड है डिजनरेटिव, डिजनरेशन की वजह से ड्यू टू एज। इसके बाद है ट्रॉमेटिक, किसी ट्रॉमा की वजह से, पैथोलॉजिक, किसी पैथोलॉजी की वजह से। और लास्ट है लेट्रोजेनिक। अब इसके बाद हम इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। टाइप्स कौन कौन से हैं? माइडिंग क्लासिफिकेशन, इसमें ग्रेडिंग 5 ग्रेडिंग्स हैं। सबसे पहला है कौन सी? ग्रेड 1। इसमें 0 to 25 स्लिपिंग हो जाती है वर्टिब्रा की। उसके बाद ग्रेड 2 है जिसमें 25 to 50% स्लिपिंग होती है। ग्रेड 3 में 50 to 75%, ग्रेड 4 में 75 to 100% एंड ग्रेड 5 में मोर देन 100% स्लिपिंग होती है। इसको स्पॉन्डाइलोप्टोसिस भी बोलते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्लिप। स्लिप कैसे होता है? एंटीरियर स्लिप ऑफ सुपीरियर वर्टिब्रा over inferior vertebra occurs due to defect in pars interarticularis। क्यों होता है? एक तो डिफेक्ट हो जाता है पार्ट्स इंटरआर्टिकुलरिस में, उसकी वजह से हो सकता है। सेकंड क्या है? डिजनरेटिव, डिजनरेशन ऑफ द फेशियल जॉइंट्स एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। मतलब जो फेशियल जॉइंट्स हैं एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क है उसमें डिजनरेशन हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है? स्लिपिंग हो जाती है वर्टिब्रा की एंटीरियर साइड में। उसके बाद है इंक्रीज्ड लंबर लॉर्डोसिस। अगर जो लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज हो गया तो उसके वजह से भी स्लिप हो सकता है, मसल इम्बैलेंस की वजह से। और अगर कोई ट्रॉमा हुआ तो उसकी वजह से भी स्लिप हो सकती है वर्टिब्रा। अब जो इसकी कॉमन साइट हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट तो है लंबोसैक्रल जंक्शन, मतलब L5 और S1 के बीच में। ये मोस्ट कॉमन होती है एंड 95% यही देखने को मिलती है। और लेस कॉमन कौन सी है? L4 ओवर L5 वर्टिब्रा। अब इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं? किस में ज़्यादा रिस्क होता है? फर्स्ट है कंजेनाइटल डिफेक्ट इन पार्स इंटर आर्टिकुलरिस। सेकेंड है डिजनरेटिव चेंजेस। थर्ड है रेपिटेटिव स्ट्रेस और स्ट्रेन की वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद है इंक्रीज्ड लंबर लॉर्डोसिस। अगर लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज है तो हो सकता है ओबेसिटी, अगर ज़्यादा वेट है उसकी वजह से हो सकता है। हैवी मैनुअल वर्क या स्पोर्ट्स की वजह से हो सकता है। हार्मोनल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, मेनली इन फीमेल्स में। और लास्ट है फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी ये देखने को मिल सकता है।
अब हम देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या है। फर्स्ट तो है पेन। पेन कैसा होगा? डल एचिंग पेन होगा इन लोअर बैक। लोअर बैक रीजन में हमें डल एचिंग पेन होता है। फिर उसके बाद में रेडिएट टू बटक एंड पोस्टीरियर थाई तक भी ये रेडिएट कर सकता है। स्टिफनेस देखने को मिलेगी। स्टिफनेस मॉर्निंग में ज़्यादा देखने को मिलेगी। स्टिफनेस इंक्रीजेज इन मॉर्निंग और आफ्टर रेस्ट। मॉर्निंग में या रेस्ट के बाद, मॉर्निंग में भी हम जब रेस्ट के बाद उठते हैं तो हमें मेनली स्टिफनेस देखने को मिलती है। फिर थर्ड है पोस्चरल चेंजेस। क्या क्या देखने को मिलेंगे? एक तो लंबर लॉर्डोसिस इंक्रीज हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, जो पेल्विस है उसकी एंटीरियर टिल्ट हो जाएगी पेल्विस, और प्रोमिनेंट एब्डोमेन दिखेगा क्योंकि लंबर का जो लॉर्डोसिस है वो भी इंक्रीज हो गया और जो एंटीरियर टिल्ट हो गई पेल्विस, तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? प्रोमिनेंट एब्डोमेन। उसके बाद फोर्थ है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। क्या क्या देखने को मिलेंगे? अगर नर्व रूट इन्वॉल्व है तो पेन होगी, टिंगलिंग एंड नम्बनेस होगी लेग्स में, और उसके बाद क्या होगी? लोअर लिम्ब में वीकनेस होगी। इसके बाद एग्रीवेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं? अगर प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग, वॉकिंग और बैकवर्ड एक्सटेंशन एग्रीवेट कर सकता है पेन को, और उसके बाद रिलीफ इन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन में रिलीफ मिलेगा पेन में। उसके बाद एग्जामिनेशन क्या क्या करते हैं? पहला है लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस। एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि हमें जो लंबर का लॉर्डोसिस है वो लॉस मिलेगा, मतलब खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मतलब जो लंबर लॉर्डोसिस है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद टेंडरनेस ओवर लोअर लंबर रीजन, जो लोअर लंबर रीजन है उसमें टेंडरनेस देखने को मिलेगी। इसके बाद क्या है, हैमस्ट्रिंग्स टाइटनेस, जो हैमस्ट्रिंग्स मसल्स हैं वो टाइट हो जाएंगी। उसके बाद क्या है, पॉजिटिव एक्सटेंशन टेस्ट, जब पेशेंट प्रोन लाइन में लेटेगा और एक्सटेंशन करेगा तो उसको पेन फील होगा। उसके बाद न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। अब देखते हैं, ये हमने क्लासिफिकेशन तो पढ़ लिया था, ग्रेडिंग ऑफ स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकते हैं? क्रोनिक लो बैक पेन हो सकता है, रेडिकुलोपैथी हो सकती है, न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन हो सकता है, डिजनरेटिव डिस्क डिजीज भी हो सकती है, स्पाइनल इंस्टेबिलिटी हो सकती है और कॉर्डा इक्वाइना सिंड्रोम हो सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या देखने को मिल सकते हैं? लंबर स्ट्रेन हो सकता है, लंबर में मसल इंजरी हो सकती है, मतलब डिजनरेटिव डिस्क डिजीज, स्पाइनल स्टेनोसिस, पार्स इंटरआर्टिकुलरिस स्ट्रेस फ्रैक्चर एंड स्पॉन्डाइलोलाइसिस विदाउट स्लिप। फिर इसके बाद हम फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या क्या देते हैं। इसमें हमारे गोल्स क्या क्या होते हैं? पहला तो गोल्स होता है कि जो पेन हो रहा है पेशेंट को, पेन और इन्फ्लेमेशन को रिलीव करना। उसके बाद जो स्पाइन की स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखना, इम्प्रूव करना। उसके बाद है जो पोस्चर है उसको इम्प्रूव करना। इसके बाद इंक्रीज करना फ्लेक्सिबिलिटी को ऑफ टाइट मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना, और वीक मसल्स को स्ट्रेंथन करना, प्रिवेंट फर्दर स्लिपेज एंड कॉम्प्लिकेशन एंड इम्प्रूव फंक्शनल एक्टिविटीज एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट में क्या क्या देते हैं ये हम देखते हैं फेज वाइज। सबसे पहला हम देखते हैं एक्यूट स्टेज। एक्यूट स्टेज में तो हमारा मेन गोल यही होगा कि पेन को रिलीव करेंगे, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे और स्पाइन को प्रोटेक्ट करके रखेंगे और मेंटेन मोबिलिटी। इसके लिए हम सबसे पहला तो बेड रेस्ट देते हैं फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। इसके बाद जो लंबर एक्सटेंशन है उसको अवॉइड करेंगे और हैवी लिफ्टिंग अवॉइड करेंगे। इसके बाद लंबर ब्रेस दे सकते हैं, हॉट पैक या आइस पैक दे सकते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए। पेन रिलीफ के लिए टेंस या IFT दे सकते हैं। उसके बाद जेंटल पेल्विक टिल्ट एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, एब्डोमिनल ब्रेसिंग करा सकते हैं, और उसके बाद ब्रीदिंग करा सकते हैं, डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। इसके बाद जो सब एक्यूट स्टेज है उसमें हमारा गोल क्या होता है, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना, इंक्रीज करना कोर स्ट्रेंथ को, कोर को स्ट्रेंथन करना,
उसके बाद पोस्चर को इम्प्रूव करना। इसमें हम क्या क्या देते हैं, स्ट्रेचिंग कराते हैं हिप फ्लेक्सर्स की एंड हैमस्ट्रिंग्स की, काफ स्ट्रेचिंग भी करा सकते हैं। इसके बाद क्या है, कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस कराते हैं, कोर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस कराएंगे। इसके बाद ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एक्टिवेशन, मल्टीफीडस स्ट्रेंथनिंग, ग्लूटियल स्ट्रेंथनिंग करा सकते हैं, पेल्विक टिल्ट और करेक्ट पोस्चर ट्रेनिंग। इसके बाद क्या है, क्रोनिक स्टेज। क्रोनिक स्टेज में हमारा जो मेन काम होता है वो करना कि स्ट्रेंथ करना, इम्प्रूव करना स्ट्रेंथ को और उसको अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में वापस लेके आना। इसमें हम क्या करेंगे, एडवांस कोर स्ट्रेंथनिंग, लंबर स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस, बर्ड डॉग एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, साइड प्लैंक करा सकते हैं, फंक्शनल ट्रेनिंग करा सकते हैं, सिंटू स्टैंड या लिफ्टिंग करा सकते हैं, बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग एंड साइकिलिंग करा सकते हैं एरोबिक एक्सरसाइजेज में। और इसके बाद पर्सन अपने ग्रेजुअली धीरे धीरे अपने स्पोर्ट्स में या अपने नॉर्मली वर्क में वापस जा सकता है। हम इसमें पेशेंट एजुकेशन क्या क्या देंगे, अवॉइड रिपीटेड लंबर एक्सटेंशन, मतलब रिपीटेड लंबर एक्सटेंशन अवॉइड करें, मेंटेन करके रखें करेक्ट पोस्चर, सिटिंग, स्टैंडिंग एंड ड्यूरिंग एक्टिविटीज में अपने पोस्चर को मेंटेन करके रखें एंड अवॉइड करें हैवी लिफ्टिंग को, मेंटेन करें आइडियल बॉडी वेट, अपने बॉडी वेट को मेंटेन करके रखें और कंटिन्यू होम एक्सरसाइज प्रोग्राम रेगुलरली। अब जो है होम एक्सरसाइज प्रोग्राम बताया उसको रेगुलरली कंटिन्यू करें। ओके।